नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो क्लास 10वीं के एग्ज़ाम में 100% जो है बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछता है। इस टॉपिक को पढ़ लिया तो आपका 4 नंबर कंफर्म है बोर्ड एग्जाम में, जो कि 100%, 100% बार बार हर बार परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्लास 12वीं के विद्यार्थियों के बोर्ड एग्जाम में भी कभी कभी यह प्रश्न पूछा गया है, जैसा कि मैंने कई सेट देखे हैं, लेकिन क्लास 10वीं के लिए तो ये बिल्कुल फिक्स मान के चलिए कि आपका 4 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि टॉपिक आज का जो हमारा है, धमनी और सिरा में अंतर, और आप देख रहे हैं स्टडी CBL क्लासेस। मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आपसे बस इतनी उम्मीद है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। और अगर कोई टॉपिक समझ में ना आए तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो चलिए हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं काफ़ी इस टॉपिक को समझने के लिए जनरल जानकारियाँ दे देता हूँ, ताकि वो आपको बेहतर समझ में आए। जैसे पहली चीज़, इसमें क्या क्या आपको याद रखना है। पहले तो आपको याद रखना है कि क्या होता है शुद्ध रुधिर। शुद्ध रुधिर, शुद्ध रुधिर क्या होता है, यही हमें जानना है। शुद्ध रुधिर का मतलब होता है वह रुधिर जिसमें ऑक्सीजन मिश्रित हो, जिसमें ऑक्सीजन मिश्रित होता है, ऑक्सीजन मिक्स होता है, मिला होता है, उस रुधिर को हम क्या कहते हैं, शुद्ध रुधिर। और दूसरा मेरा शब्द है अशुद्ध रुधिर। कैसा रुधिर, अशुद्ध रुधिर। अशुद्ध रुधिर वह रुधिर कहलाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है, यानी जिस रक्त में ऑक्सीजन मिला होता है वह रक्त हो जाता है शुद्ध रुधिर, और जिसमें मिला होता है कार्बन डाइऑक्साइड वह हो जाता है अशुद्ध रुधिर। ठीक है दोस्त, अब आगे चलते हैं। धमनी, धमनी में सदैव शुद्ध रुधिर बहता है। कैसा, शुद्ध। और सिरा में सदैव अशुद्ध रुधिर बहता है। क्या कर, कौन सा, अशुद्ध। धमनी बराबर शुद्ध रुधिर और सिरा बराबर क्या, कौन सा रुधिर, अशुद्ध रुधिर। यानी धमनियों में सदैव शुद्ध रुधिर बहता है जबकि सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है दोस्त, तो धमनियों में शुद्ध रुधिर और सिराओं में अशुद्ध रुधिर। अब बात करते हैं जो हमारी धमनियां हैं। धमनी, धमनियों में जो है, धमनियों की गुहा जो है पतली होती है, लेकिन दीवारें क्या होती हैं, बहुत ही मोटी होती है। ये जो बीच का जगह होता है धमनियों में, ये थोड़ा कम होता है, लेकिन ये जो बाहरी दीवारें होती हैं, ये दीवार और ये दीवार बहुत मोटी होती है। बीच में जो हॉलो खाली स्थान है ये बहुत कम होता है। ये वाला, ये खाली स्थान है जिसमें रुधिर को बहना है, ये वाला स्थान ये बहुत पतला होता है, जबकि इसकी जो बाहरी दीवारें होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ही चौड़ी। मतलब कि मानिए ये हमारी धमनी है, इसमें रुधिर को बहना है इस धमनी में, तो ये जो है इसकी जो बाहरी दीवारें होती हैं ये बहुत ज़्यादा चौड़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं। क्यों मोटी होती हैं, क्योंकि धमनियों में बहुत स्पीड, बहुत ही प्रेशर के साथ रक्त बहुत दाब के साथ बहता है। दीवारें यदि बाहर से पतली पड़ जाएंगी तो फट जाएंगी, इसलिए धमनियों के गुहा बहुत सकरी, सकरी मतलब पतली, लेकिन इसकी दीवारें बहुत ही क्या होती हैं, मोटी होती हैं। सिरा में ऐसा नहीं होता है। सिरा में जो बीच का स्थान, हॉलो खाली स्थान है, वो जो है मोटा होता है और दीवारें पतली होती हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि सिरा में जो रक्त है, रुधिर है, बहुत स्लो वेग से चलता है। तो चलिए, ये कॉमन सी जानकारियाँ थी जो आगे समझने में आपकी मदद करेंगी। आगे हम समझते हैं रक्त परिसंचरण में 3 तंत्र। तो यहाँ पर 3 तंत्र महत्वपूर्ण है। एक हमारा हृदय, हृदय, और दूसरा हमारा जो है फेफड़ा, फेफड़ा, और तीसरा रुधिर वाहिनियाँ, रुधिर
वाहिनियाँ। हृदय, फेफड़ा और रुधिर वाहिनियाँ, ये 3 तंत्र जो है हमारे रक्त परिसंचरण के लिए महत्वपूर्ण अंगों में से है। ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 1 शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि इसमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर जाता है। हृदय से अंगों की ओर जाता है क्योंकि ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो है फेफड़े से हृदय में आता है और हृदय उस रुधिर को कहाँ पहुंचा देता है? शरीर यानी अंगों में। इसमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर जाता है क्योंकि जब यहाँ पर देखिए ध्यान से, पहले वाले पॉइंट में शुरू में यहाँ पर जब जो है इसमें रुधिर हृदय से अंगों तक जाता है, फेफड़े से शुद्ध ऑक्सीजन युक्त जो रुधिर आता है वह अंगों की ओर जाता है का मतलब ये होता है कि जो फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर आया हृदय तक वह शुद्ध रुधिर था, और शुद्ध रुधिर को क्या किया कि हृदय ने अंगों में भेज दिया। अब हम यहाँ पे अंगों में उसका उपयोग हुआ, यूटिलाइजेशन हुआ, और वहाँ से जिसमें ऑक्सीजन थी वह कन्वर्ट हो गई कार्बन डाइऑक्साइड में और रुधिर हो गया अशुद्ध। और जब रुधिर अशुद्ध हो जाता है तो शरीर से पुनः हृदय की ओर चला आता है। शरीर से पुनः हृदय की ओर चला आता है, और जब शरीर से हृदय की ओर चला आता है तो हृदय उसे फिर से भेज देता है कहाँ पर? शुद्ध होने के लिए फेफड़े की तरफ। फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? बाहर निकाल दी जाती है, और फिर से ऑक्सीजन युक्त रुधिर आ जाता है फेफड़े में, और फेफड़े से फिर से हृदय में, और हृदय से फिर से अंगों में। ठीक है ना। इसी प्रकार से ये क्रम क्या होता रहता है? चलता रहता है। पॉइंट नंबर 2, हृदय की धड़कनों के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर और अधिक दाब के साथ चलता है। धमनियों में मैंने बताया कि रुधिर बहुत ही दाब के साथ दीवारों पे बहुत दाब लगाता है जो हमारा हृदय धक धक करता है। इसलिए हमारे हृदय की धड़कनों के साथ जो है इसमें रुधिर पहले तो जैसे धक 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 करता है ना, उसी तरह से रुक रुक कर जो है काफ़ी दाब डालते हुए दीवारों पर जो है रुक रुक कर जो है दाब के साथ जो है रुधिर बहता है। सिराओं में रुधिर बहाव गति धीमी होती है और एक सी रहती है। मतलब सिराओं में कोई हृदय के जो धड़कने का बहुत कम प्रभाव रहता है। इसमें जो है रक्त की जो स्पीड है, जो रक्त की जो गति होती है सिराओं में, वो बहुत ही स्लो होती है, धीमी होती है। लेकिन सिराओं में बहुत तीव्र होती है, बहुत दाब के साथ रुधिर धमनियों में बहुत दाब के साथ रुधिर बहता है और धमनियों की दीवारों पर दाब भी लगाता है। लेकिन सिराओं में ऐसा नहीं है। सिराओं में जो रुधिर है वो धीरे बहता है। अगर दीवारों की बात करें तो धमनियों की दीवारें अत्यधिक मोटी, अभी मैंने कुछ देर पहले समझाया कि दीवारें मोटी होती हैं और लचीली होती हैं, क्योंकि इसमें रुधिर जो है दीवारों पे दाब लगाता है, तो अगर लचीली नहीं रहेंगी तो फट जाएंगी। ठीक है ना। अत्यधिक प्रेशर के साथ धमनियों में रुधिर बहता है, और इनकी दीवारें पतली होती है और कम लचीली होती है, क्योंकि इसमें रुधिर भी क्या होता है? बहुत स्लो, बहुत धीमी गति के साथ बहता है। यानी सिराओं की दीवारें पतली व लचीली होती हैं। अब करा कि धमनियों की जो गुहा होती है, गुहा मतलब बीच का जो खाली स्थान है जिसमें रुधिर को बहना है, ऐसे ये है ना, इसको ध्यान से देखिए, ये जो बीच का जो खाली स्थान, ये वाला स्थान, ये इसको कहते हैं गुहा। जो धमनियों की जो गुहा होती है वो सकरी मतलब बहुत पतली होती है, लेकिन दीवारें क्या होती है इसकी? मैंने बताया था मोटी होती है। दीवारें मोटी और गुहा क्या होती है? बीच में खाली स्थान क्या होता है जिसमें रुधिर बहता है? वो खाली स्थान जो है बहुत सकरा होता है। इनकी गुहा बहुत चौड़ी होती है, यानी सिराओं की जो गुहा होती है, बीच में जो हॉलो जो खाली स्थान होता है बीच में, वो बहुत ज़्यादा होता है। किसमें? सिराओं में। कम से कम ऐसे देखिए, सिराओं में खाली स्थान बहुत ज़्यादा होता है बीच में, अर्थात जिनमें रक्त बहना होता है वो स्थान बहुत चौड़ा होता है, और रक्त भी काफ़ी स्लो वेग के साथ बहता है। इसलिए इनकी तरह की इनकी गुहा बहुत चौड़ी होती है। ये खाली होने पर भी नहीं पिचकती, क्योंकि दीवारें मोटी होती हैं, इसलिए धमनियाँ खाली होने पर भी पिचकती नहीं है। लेकिन सिराएं खाली होने के बाद क्या हो जाती हैं? पिचक जाती हैं, क्योंकि इनकी दीवारें बहुत पतली हैं, गुहा बहुत चौड़ी है, रक्त बहुत स्लो दाब के साथ बह रहा है, इसलिए ये धीरे धीरे क्या हो जाती है? पचक जाती हैं। ठीक है। लेकिन ये खाली अभी हो भी गई तो दीवारें इतनी मोटी हैं बाहरी वाली कि इसे पचकने नहीं देती हैं।
तो ये करा कि खाली होने पर भी पिचकती नहीं है। कौन? धमनियाँ। लेकिन शिराएं खाली होने पर पिचक जाती हैं। ठीक ना? करा कि एक तो पाल्मोनरी धमनी, इसी को आप याद रखेंगे, पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं इसे दूसरे कलर से थोड़ा सा डॉट कर देता हूँ ताकि आपके लिए काम आए। पाल्मोनरी धमनी, कौन सी धमनी? पाल्मोनरी धमनी और पाल्मोनरी शिरा। हम आपको बताएं कि जितनी भी धमनियाँ होती हैं, आप अपने दिमाग में याद करिए, जितनी भी धमनियाँ होती हैं सब धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, और जितनी भी शिराएं होती हैं सब में अशुद्ध रुधिर बहता है। लेकिन एक धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, केवल एक धमनी, और केवल एक शिरा ऐसा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है। इसे धमनी और शिरा का अपवाद कहा जाता है। धमनी और शिरा का क्या कहा जाता है? अपवाद कहा जाता है। करा कि पाल्मोनरी धमनी ऐसी धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, तथा पाल्मोनरी शिरा ऐसा शिरा होता है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पाल्मोनरी धमनी जो है हृदय से फेफड़ों तक अशुद्ध रुधिर को लेकर जाती है, और पाल्मोनरी शिरा फेफड़ों से हृदय तक रुधिर को लेकर आता है। इस कारण से पाल्मोनरी धमनी एक अकेली ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, तथा पाल्मोनरी शिरा अकेला ऐसा शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है। अब आगे क्या कह रहा है कि पाल्मोनरी धमनी को छोड़कर शेष सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता। अभी मैंने बताया ना कि शुद्ध रुधिर बराबर ऑक्सीजन युक्त रुधिर। और यहाँ पे कह रहा है कि पाल्मोनरी शिरा को यहाँ पे देखिए, पाल्मोनरी शिरा को छोड़कर शेष सभी शिराओं में अशुद्ध यानी ऑक्सीजन रहित रुधिर बहता है। जो पाल्मोनरी शिरा होता है उसमें तो शुद्ध रुधिर बहने लगा। अकेला ऐसा शिरा है जिसमें कौन सा रुधिर बहता है? शुद्ध रुधिर। लेकिन पाल्मोनरी शिरा तरह किसे छोड़कर जितने भी शिरा हैं, यानी धमनी बराबर मैंने अभी क्या लिखा था? धमनी बराबर लिखा था शुद्ध रुधिर। कैसा? शुद्ध। और शिरा बराबर क्या लिखा था? अशुद्ध रुधिर। धमनी बराबर शुद्ध और शिरा बराबर अशुद्ध रुधिर। अगर धमनी बराबर शुद्ध रुधिर है और शिरा बराबर अशुद्ध रुधिर है तो पाल्मोनरी धमनी अकेली ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, और पाल्मोनरी शिरा ऐसा शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है। शुद्ध रुधिर मैंने क्या कहा था? या ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शुद्ध रुधिर कहेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को अशुद्ध रुधिर कहेंगे। ठीक है। कह रहा कि धमनियों में कपाट नहीं होता, यही बात विशेष है, धमनियों में कपाट नहीं होता है। और कह रहा कि शिराओं में करा कि इसमें स्थान स्थान पर कपाट होते हैं जो रुधिर को उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं। उल्टी दिशा में बहने के रोकने का मतलब होता है कि शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर को एक में मिलने नहीं देते हैं, उनका कहीं ना कहीं जो है उनको एक दूसरे से अलग किए रहते हैं, मतलब उनकी शुद्धता बनाए रखते हैं। इसमें कपाट नहीं होता है, इसमें स्थान स्थान पर कपाट होते हैं जो रुधिर को उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं। धमनियाँ जो है इनका रंग गुलाबी तथा चटक लाल होता है, और ये गहरे नीले या बैंगनी रंग की होती हैं। शिराएं कैसे होते हैं? गहरे नीले या बैंगनी रंग के होते हैं। ठीक है ना? जब हम शरीर के बाहर त्वचा पर देखते हैं तो प्रायः त्वचा पे दूर गहराई में स्थित होती है, मतलब ये बाहर से दिखाई नहीं देती। धमनियाँ जो है बाहर से दिखाई नहीं देती हैं, धमनियाँ कभी बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन शिराएं जो है प्रायः त्वचा के समीप यानी बाहरी भाग पर स्थित होती हैं, इसलिए ये बाहर नीले या हल्का हरे रंग की जो है त्वचा पर दिखाई देती हैं। ये बाहर से नीले या हरे रंग की दिखाई देती हैं, जबकि धमनियाँ जो है अंदर गड़ी होती हैं शरीर में, इसलिए यह बाहर से दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है ना दोस्त? तो धमनी और शिरा में ये जो विशेष अंतर है, इसे आप जो है, मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपके पास स्क्रीनशॉट की व्यवस्था नहीं है तो आप वीडियो को रोक कर और इस पॉइंट को एक एक करके नोट कर लीजिए। ये बोर्ड के एग्जाम में मैंने अभी को देखा का 100% आने वाला प्रश्न है, और ये 100% आता है, ये गारंटी है।
तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और अगर कोई पॉइंट समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखें। और चलते हैं, मिलते हैं इसी तरह से एक नई वीडियो के साथ, एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। बोर्ड एग्जाम के टाइम पे आप मेरे चैनल पर बने रहिए, एक एक पॉइंट आपको समझाया जाएगा। तो देखते रहिए स्टडी सीबीएल क्लासेस। चलते हैं, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।